लोकसभा में कल हुई सुरक्षा चूक पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा सचिवालय ने 8 कर्मियों को किया निलंबित। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में आज प्रेस वार्ता को किया संबोधित। एसवाईएल के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री द्वारा 28 दिसंबर को बुलाई गई बैठक सहित अन्य मुद्दों के बारे में दी जानकारी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी। कहा, अभी तक विधायी कार्य के 383 प्रश्न व 49 ध्यान आकर्षित करने वाले आए हैं प्रश्न। और उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में कल हुई सुरक्षा चूक पर संसद के दोनों सदनों में आज हंगामे के कारण कार्यवाही प्रभावित हुई। आज सुबह लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जनता दल यूनाइटेड, एनसीपी और अन्य पार्टियों सहित विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर नारे लगाने शुरू कर दिए। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद की सुरक्षा को लेकर सभी को चिंता है। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय के पास है और सरकार सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर हस्तक्षेप नहीं करती है। जो कल घटना घटी है, उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, पर हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक, फिर 3 बजे तक और लोकसभा की कार्रवाई फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में दोपहर 12 बजे के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होते ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को उनके अमर्यादित व्यवहार के लिए राज्यसभा से सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। विपक्षी दलों के सांसदों ने सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया और हंगामा जारी रहने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले आज सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य की मांग की। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस घटना में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मामले को गंभीरता से लिया गया है। धनखड़ ने राजनीतिक दलों के नेताओं से हंगामा न करने का आग्रह किया, पर हंगामे के चलते कार्रवाई पहले 12 बजे तक और दोपहर बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। गृह मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर संसद की सुरक्षा में उल्लंघन की घटना की जांच का आदेश दिया है।
मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अगुवाई में एक जांच समिति गठित की गई है। इसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ भी शामिल हैं। जांच समिति संसद की सुरक्षा में सेंध के कारणों की जांच के अलावा खामियों की पहचान करेगी और आगे की कार्रवाई की सिफारिश करेगी। ये समिति संसद की सुरक्षा में सुधार के सुझावों और सिफारिशों के साथ जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं दिल्ली पुलिस के विशेष सेल ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक की घटना में अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच चल रही है। हरियाणा पुलिस भी आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रही है ताकि उसे दिल्ली पुलिस के साथ साझा किया जा सके। लोकसभा में कल हुई सुरक्षा उल्लंघन की घटना के सिलसिले में 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर लोकसभा सचिवालय ने इन सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश की सभी 2274 अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तिथि अगले वर्ष 31 जनवरी तक है। उन्होंने आज अन्य 210 कॉलोनियों को नियमित करने की जानकारी दी और कहा कि आज की 210 कॉलोनियों को मिलाकर नियमित कॉलोनियों की संख्या 1883 हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण किए जाएंगे। 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673 ये सब हो चुकी हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनीज जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूँ। 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है और जो शेष बची हुई हैं उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए। जितने भी सर्वेज हैं सैटेलाइट के माध्यम से अथवा ड्रोन के माध्यम से अथवा फिजिकली, वो सर्वे लगातार सब शहरों में शुरू हो गए हैं ताकि कोई नई अनियमित कॉलोनी न बने। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान से प्रभावित लोगों को मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया और इस वर्ष जुलाई में राज्य के 12 जिलों के 1469 गांव और 4 शहर प्रभावित हुए। इन क्षेत्रों में फसल खराबे के लिए 34,500 से अधिक किसानों को 97 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। हो गया था उस फसलों के खराबे को कपास का छोड़कर, क्योंकि कपास वाला अभी उसका चल रहा है उसका सर्वे और जो कि 30 नवंबर तक पोर्टल खुला था कपास के लिए, उसमें सब लोगों ने भर दिया है। इसमें 31 दिसंबर तक कपास का हो जाएगा, लेकिन कपास को छोड़ करके बाकी जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी अथवा जो लॉस 25% से लेकर 100% के बीच में आकलन किया गया है उसका 97 करोड़ और 89 लाख लगभग 98 करोड़ रुपया इसको आज जारी करने के लिए मैं घोषणा करता हूं और ये सब अभी जो है इसको बटन के माध्यम से और सबको ऑनलाइन ये भेज दिया जाएगा और ये सबको RTGS के माध्यम से उनके खातों में और ये भेजा जा रहा है। जो ये आज 98 करोड़ भेजा है, इससे पहले 5 करोड़ रिलीज कर दिया था। उन्होंने कहा कि बाढ़ में जान गंवाने वाले 40 लोगों के परिजनों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि दी गई। उन्होंने पेंशन योजनाओं के बारे में कहा कि प्रदेश सरकार ने विधुर और अविवाहितों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने को लागू कर दिया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा को राष्ट्रपति की ओर से ऊर्जा दक्षता सूचकांक में दूसरा पुरस्कार मिला है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र में विधायकों की अधिक से अधिक भागीदारी तय की गई है। उन्होंने बताया कि SYL के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की ओर से 28 दिसंबर को शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है। उन्होंने आज से PWD के 8 टोल बंद किए जाने की जानकारी भी दी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जिसकी जानकारी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि अभी तक विधायी कार्य के 383 मौखिक
व लिखित प्रश्न आए हैं और 49 ध्यान आकर्षित करने वाले प्रश्न हैं। एक स्थगन प्रस्ताव है तथा 2 गैर सरकारी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि एक अल्प अवधि का प्रश्न है तथा एक बिल सरकार की तरफ से वह अभी तक प्राप्त हुआ है, जिसमें निजी यूनिवर्सिटी की कार्यशैली में सुधार को लेकर प्राप्त हुआ है। स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस हैं। 49 कॉल अटेंशन मोशन है। एक जो एडजर्नमेंट, एक जो है वो एडजर्नमेंट मोशन है। 2 गैर सरकारी प्रस्ताव हैं। एक जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन है और एक जो बिल है सरकार की तरफ से, वो हमें अभी प्राप्त हुआ। प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं 2, लेकिन उनके ऊपर विचार कर रहे हैं कि अभी प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जो हैं 2 आए हैं, उनके ऊपर विचार कर रहे हैं कि क्या वो एक्सेप्ट करने के योग्य है कि नहीं है। कुछ चीज़ों की जानकारी सरकार से जो है कमेंट्स हमने मांगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज जींद जिले के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जाजनवाला गांव में एक दंपत्ति की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मूर्ति स्थापना समाज के उत्थान के लिए दिए गए अपने महत्वपूर्ण योगदान को अमर करने का काम करती है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन 3000 कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 34,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में लाने का काम किया है। प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमने चलाए हैं और मेरा ये मानना है नरवाना का जो हमारा HSIDC सेक्टर था उसमें भी पीछे ऑक्शन हुई है और नए उद्योग लगने लगे। मुझे लगता है कि नरवाना जैसे एरिया में भी आज रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। प्रदेश की तरक्की अगर हम इसको बढ़ाते हुए 3000 ले आए तो उसका तो आभार वो प्रकट कर। हमने किसी का नुकसान तो नहीं किया। वो तो वो लोग थे जिनने सरकार में बैठे हुए लोगों के गोलियां मारी, डंडे मारे, लोगों को खदेड़ा, प्राइवेट इंडस्ट्री को प्रदेश से भगाया। हमने तो आज 34,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में लाने का काम किया। इनकी मानसिकता दिखती है कि वो प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। आज का मेरा आदमी खाते में पैसे ले लेता है फसल बेच के, वो कहते हैं पोर्टल बंद कर देंगे। इसका मतलब तो उनकी वही सोच है कि पुराना अंग्रेजों का शासन चलता रहे, अफसर के चक्कर गरीब आदमी काटता रहे और उससे उनकी दुकान चलती रहे। उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक के दौरान कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य इस नीति को 2025 तक लागू करने का है। आज भारत 21वीं सदी की ज़रूरतों के मुताबिक नई व्यवस्थाएं बना रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के 5 आधार स्तंभों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समावेशी और प्रेरक नीति है जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली का सुधार और परिवर्तन करना है। नई नीति रोजगार क्षमता से उद्यमिता की ओर बदलाव को दर्शाती है और ये नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी पैदा करने वालों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दिशा देने का कार्य किया था। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्ता को समझते हुए इस नीति को वर्ष 2030 की बजाय वर्ष 2025 तक ही पूरे प्रदेश में लागू करने का लक्ष्य रखा है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं को रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उपचारित अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग नीति अधिसूचित की है। इस नीति का उद्देश्य तेजी से घटते जल स्तर के कारण जल संसाधनों का संरक्षण और अनुकूल उपयोग करना है। ये नीति थर्मल प्लांट, उद्योग, निर्माण, बागवानी और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल का बड़े स्तर पर उपयोग करती है। विशेष रूप से सरकार ने अब अनिवार्य कर दिया है कि नगर पालिकाओं के 60 किलोमीटर के दायरे में थर्मल प्लांटों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उपचारित अपशिष्ट जल को संचालन में शामिल करना होगा।
बैठक में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में उपचारित अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें विभिन्न गैर पीने योग्य अनुप्रयोगों जैसे कूलिंग टावर मेकअप, राख हैंडलिंग, कोयला हैंडलिंग और ग्रिप गैस डीसल्फराइजेशन के लिए यमुनानगर के एसटीपी से उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने की योजना बनाई है। उन्होंने निर्देश दिए कि अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्तायुक्त, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के नेतृत्व में एक उप समिति डीपीआर का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेगी तथा उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए अतिरिक्त संभावनाएं तलाशेगी और जनता के अधिकारियों को निर्देशित करेगी ताकि जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्ताव को शीघ्रता से अंतिम रूप दे सके। डीपीआर केंद्र व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचे। हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम योजनाओं का लाभ देने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। यात्रा के दौरान लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी दर्ज करवाए। उन्होंने नल से जल कनेक्शन, शौचालय, निःशुल्क इलाज, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वास्थ्य निधि योजना, स्वामित्व योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का उल्लेख किया। कल करीब 150 ग्राम पंचायतों, वार्डों में यात्रा का लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया। इन स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में लगभग 88,000 लोगों ने भाग लिया और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। कल लगभग 350 नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया। पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी 368 नए लाभार्थियों ने आवेदन दिए हैं। 21,000 से अधिक लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया और बड़ी संख्या में नागरिक अब विभिन्न परीक्षणों के लिए हेल्थ चेकअप शिविरों में आ रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन जनसाधारण तक पहुंचने का एक नया माध्यम बन रही है। स्कूली बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों की भागीदारी भी उत्साह का काम कर रही है, जिससे यात्रा को हर दिन एक नई उमंग व जोश मिल रहा है। मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत विभिन्न लाभार्थी अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कल सोनीपत के गांव औरंगाबाद व नांगल कला में पहुंची और नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ देते हुए जागरूक किया। हरियाणा के विधायक मोहनलाल बड़ौली ने ग्रामीणों के साथ यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की सेवाओं से आमजन को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स और प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को योजनाओं व सरकारी सेवाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसका आमजन प्रभावी रूप से लाभ उठा रहे हैं। इस दौरान विधायक बड़ौली ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आत्मनिर्भर व विकसित भारत व अंत्योदय का सपना साकार होता नजर आ रहा है। ये कार्यक्रम जरूरतमंद व विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान पात्र लाभार्थियों ने सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया गया। कार्यक्रम में विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकतर समस्याओं को मौके पर ही निदान करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं वन पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी अमृतकाल की पीढ़ी है। उन्होंने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि देश को विकसित बनाने का संकल्प लें और तरक्की में अपना योगदान दें। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल कल जिले यमुनानगर के जगाधरी के गांव कड़कौली एवं हाफिजपुर में आयोजित विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना, स्टार्टअप इंडिया, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला सहित अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घरों तक अब तक आसानी से सिलेंडर गैस पहुंच रहे हैं। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनहितैषी नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी की व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम है कि सरकारी अधिकारी गांव-गांव जाकर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं।
स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के भरपूर अवसर देने के लिए मेरा युवा भारत पोर्टल शुरू किया है। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को माई भारत पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना चाहिए। इस पोर्टल के माध्यम से मेरा युवा भारत संगठन युवाओं को ऐसा अवसर देगा जिसमें वे अपनी कौशल क्षमताओं को निखारने और उसका उपयोग करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। विधायक दुड़ाराम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव जिला फतेहाबाद के गांव धानरिया, ढांड, सालमखेड़ा व सिरढान आदि गांव में आयोजित कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी स्टॉल्स का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं व सेवाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम के तहत नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिल रहा है। नागरिक यात्रा में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प की शपथ ले रहे हैं। विधायक दुड़ाराम ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है। गांव के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ढांड से बीगड़ तक सड़क का नवीनीकरण एवं चौड़ा किया जा रहा है। धारनिया से ढांड तक नई सड़क का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि सालमखेड़ा, किरढान सहित हल्का के सभी गांव में गलियों व फिरनियों का निर्माण, खेतों के रास्तों को पक्का करना, जनता को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जलघरों का नवीनीकरण आदि अनेक विकास कार्य गाँव के चहुमुखी विकास के लिए किए जा रहे हैं, जिन पर करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग ने 2018 में शुरू की गई सुपर 100 मुहिम ने एक नया इतिहास रचा है। इस मुहिम ने फतेहाबाद जिले की काजल को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 2018-20 बैच की काजल ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई लेकर सुपर 100 के माध्यम से 11वीं और 12वीं के साथ IIT संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। काजल ने अपनी 4 साल की मेहनत और परिश्रम के फलस्वरूप IIT बॉम्बे में भी अपनी पहचान बनाई है। काजल ने बॉम्बे में एडमिशन के साथ माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हासिल किया है। गांव के सरकारी स्कूल से और उधर के टीचर्स काफ़ी सही थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। सुपर 100 में मेरा सिलेक्शन हो गया था, जो हरियाणा गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो बच्चों को फ्री कोचिंग देता है IIT JEE की। मैं पहले 3 साल पढ़ाई की और अभी फाइनल ईयर चल रहा है जिसमें कंपनीज़ आई थी तो उनके लिए प्रिपरेशन किया और अभी फाइनली माइक्रोसॉफ्ट में हमारा हो गया सिलेक्शन। पैकेज 31 लाख पर एनम माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए सिलेक्शन हुआ है और सरकार का काफ़ी ज़्यादा योगदान है और सरकार के बिना तो ये सब इम्पॉसिबल ही था, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। मुख्यमंत्री सर का कॉल आया था कल, उन्होंने बधाई दी और उन्हें इधर आने का आश्वासन भी दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने काजल को फ़ोन कॉल पर बधाई दी। सीएम ने उन्हें और उनके परिवार को सफलता की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उनके पिता को आश्वासन दिया कि सरकार उनके क्षेत्र में आकर इस उदारपूर्वक बच्चे को सम्मानित करेगी जो सरकारी स्कूलों की शक्ति और समर्पण को प्रतिष्ठान्वित कर रही है। लेकिन यहाँ के मतलब यहाँ जो इंदा सोई का जो स्टाफ है, इन्होंने भी, विकल्पा का जो स्टाफ है उन्होंने भी, नवीन मिश्रा जी, प्रदीप सर जी व मुख्यमंत्री का तो मैं कितने बारंबार जितनी बार भी धन्यवाद करता रहूँ उतना ही कम है, क्योंकि इस स्कीम के बगैर तो हम कुछ यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, नहीं पहुँच सकते थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जी, इसमें सेलेक्ट हुआ है जी, मतलब बीटेक करके वहाँ से IIT से, तो उसमें सेलेक्ट हो गए। बहुत बढ़िया खुशी की बात है जी। तो बधाई देने घर में क्या, पूरे गांव में, अड़ोस पड़ोस में। और सुपर 100 राज्य सरकार की फ्री कोचिंग योजना है। इस योजना के तहत छात्र नीट, JEE और IIT जैसी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। अंबाला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मातृभूमि सेवा मिशन कुरुक्षेत्र एवं ITI के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भगवत गीता जयंती समारोह के उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवत गीता संवाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर मातृभूमि सेवा मिशन कुरुक्षेत्र के संस्थापक श्री प्रकाश मिश्र व प्रिंसिपल भूपेंद्र सांगवान उपस्थित रहे। प्रिंसिपल डॉक्टर भूपेंद्र सांगवान ने बताया कि ITI के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य गतिविधियों में आगे आकर ITI का नाम रोशन कर रहे हैं।
रोजगार मेलों के माध्यम से भी यहाँ के विद्यार्थी अधिक संख्या में चुने जाते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के कौशल विकास में श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर संवाद आयोजन किया गया। से जोड़ने के लिए प्रेरणा दी है, परंतु इस बार हमने इसको अपने डिपार्टमेंट से जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे पास जितनी भी ट्रेड्स हैं उनकी हमने छोटे छोटे झांकियाँ लगवाई हैं, स्टॉल्स लगवाए हैं। उनके माध्यम से हमने जो स्कूलों से जो स्टूडेंट्स बुलाए हैं, छोटे बच्चे बुलाए 8वीं 10वीं 12वीं पास करने वाले, उनको कैरियर गाइडेंस के रूप में हमको जोड़ना चाहते हैं। इस मौके पर मातृभूमि सेवा मिशन कुरुक्षेत्र के संस्थापक श्री प्रकाश मिश्र ने कहा कि इस मिशन द्वारा हर क्षेत्र में आगे आकर कार्य किए जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचे, इसके लिए भी मिशन द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। सहित बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यहाँ पर जो ITI के विद्यार्थी हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं कि उन्होंने उपलब्धि किया क्या की है, उनका जीवन में योजना क्या है। ऐसे जो मातृभूमि सेवा मिशन द्वारा समाज के असहाय एवं निराश्रित बच्चों के लिए संचालित मातृभूमि शिक्षा मंदिर है, उसके भी विद्यार्थी यहाँ आकर के अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुत दे रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों और अध्यापकों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आज उन्हें यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर गीता जयंती समारोह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में गीता सार के साथ साथ यह भी बताया गया कि मनुष्य को जीवन में सदा ही मेहनत की ओर अग्रसर रहना चाहिए। यहाँ पर हमने बच्चों को गीता के बारे में बहुत कुछ देखा बच्चों के साथ और काफ़ी कुछ जाना गीता जी के बारे में। और यहाँ पर ITI जो विभिन्न यहाँ की ITI और विभिन्न और दूसरे गांव में से यहाँ पर ITI आई हुई हैं, उनकी यहाँ पर सभी प्रदर्शनी हमने देखी और बच्चों ने उसमें खूब एंजॉय किया और खूब जानकारी उन्होंने बच्चों ने हमारे साथ यहाँ पर आकर जानकारी का लाभ उठाया। यहाँ पे अलग अलग ट्रेड्स की लगी हैं संस्थान से, मतलब कि वायरमैन, वेल्डर, फिटर्स, इलेक्ट्रीशियन की तरफ से एग्जीबिशन लगाई गई है। जैसे इलेक्ट्रीशियन की तरफ से इलेक्ट्रीशियन के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, वेल्डर के हिसाब से बनाए गए हैं, RNC के हिसाब से, वायरमैन के हिसाब से बनाए गए हैं, वो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स लेके यहाँ पे अपने एग्जीबिशन बनाते हैं। सर स्टॉलों में जैसे हमने देखा RAC के रिलेटेड देखा, मेकअप के जरिए देखा और इलेक्ट्रॉनिक्स का देखा, इलेक्ट्रीशियन का देखा। सभी स्टॉल्स में बहुत ही अच्छा देखने को मिला, अलग अलग चीज़ देखने को मिली, क्योंकि जो चीज़ बाहर है उससे अलग चीज़ देखने को मिली। राजस्थान से सटे भिवानी जिले में अगले 3 से 4 दिनों में रात्रि के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। भिवानी कृषि विज्ञान के केंद्र के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि अभी दिन के समय का तापमान 23-24 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में बदलवाई के चलते तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि आधा दिसंबर बीत जाने पर भी कड़ाके की धूप देखी जा रही है। इसका एक कारण जलवायु परिवर्तन व पॉल्यूशन भी है। पहले पैटर्न फिक्स होते थे लेकिन अब शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे ठंड कम गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। जो न्यूनतम तापमान है वो 5 से 6 डिग्री के आसपास आ गया था, वो अभी जो है दोबारा से बादलवाई होने की वजह से जो रात्रि तापमान है, न्यूनतम तापमान, उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है और अभी ये 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। और जो दिन का तापमान है, जो अधिकतम तापमान, वो 23 से 24 डिग्री के आसपास अभी चल रहा है। तो अभी आने वाले समय के अंदर जो है वो बादलवाई रहने की संभावना है 3 से 4 दिन। इस दौरान जो है वो रात्रि तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने की संभावना है और उसके बाद जो है वो मौसम के बदलाव होने की संभावना भी बन रही है। इसमें दिसंबर और जनवरी महीना जो है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।